जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। दोस्तों, आज जो हम क्लास लेके आने वाले हैं वो है हमारे सेल चैप्टर की क्लास नंबर 5। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम जो कोशिका चैप्टर हमारा सेल चैप्टर चल रहा है, इससे पहले हम 4 क्लासें ला चुके हैं, वो YouTube पे अपलोड हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो आज की जो क्लास है वो 5 नंबर की है। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने कोशिका के सारे फैक्ट जो पहली क्लास में लिए थे, हमने जनरल फैक्ट, फिर दूसरी में उनको लिखा था, तीसरी में हमने कोशिका जो सम्मिलित रूप से देखा था, पादप और जंतु कोशिका को सम्मिलित रूप से। चौथी क्लास जो थी उसमें मतलब कोशिका को केंद्रक के आधार पर बांटा था। और दोस्तों, अब जो 5वीं हमारी जो क्लास है इसमें हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, जो कोशिका के 7 कोशिकांग है जो हमने ट्रिक से याद करे थे, सीएम, गर्ल्स, आर, सी से क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में हरितलवक बोला जाता है दोस्तों, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों कौन से होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त, जैसा कि मैं पहले क्लासों में बता चुका हूं। फिर थे हमारे 4 कोशिकांग कौन से आते हैं? गर्ल्स, जी ई आर एल एस, ऐसे हमें पढ़ना होता है। जी से फिर गोल्जी का, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जी ई आर फिर एल से लाइसोसोम, और एस से सेंट्रोसोम, और लास्ट फाइनली एक बचता है हमारा जिसको अलग लिखते हैं हम, आर से राइबोसोम। वो कैसा होता है? झिल्ली रहित। तो दोस्तों, आज की हम जो क्लास है उसमें 2 लगभग कोशिकांगों को पूरा पढ़ लेंगे। वो कौन से होंगे? दोनों के दोनों दोहरी झिल्ली युक्त। दोस्तों, जो कोशिकांग ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त हैं, इनके आपको जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट लगभग यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हम जो है दोस्तों, मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जो 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है उसमें 8वां और 9th नंबर का सेल चैप्टर है, उसको लेकर के मतलब हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए चल रहे हैं। और प्लस में क्या चल रहे हैं, यहाँ से जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप रीड का ले लो, सेकंड ग्रेड का ले लो, या फिर पुलिस पटवारी, और अभी जो लेटेस्ट में है पशु चर वाला, ठीक है ना, पशु परिचर वाला, उसको भी ले लो, उसमें भी जनरल साइंस दे रखी है और उसमें भी यही टॉपिक आने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। चलो तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा, मैंने क्या कहा, मैं ट्रिक से ही चलूंगा दोस्तों। सातों कोशिकांग हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, सीएम, गर्ल्स, जी ई आर एल एस और आर, ठीक है। ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त, ये कैसे हैं? सिंगल झिल्ली युक्त, और ये कैसा? झिल्ली रहित। तो प्रथम नंबर कौन सा लिया था दोस्तों हमने? सी से क्लोरोप्लास्ट। क्या लिया है हमने? क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक जिसे बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जानने वाले हैं, हरितलवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मैं वही लेके आया हूं दोस्तों। हमारे पास फालतू के फैक्ट नहीं मिलेंगे आपके अपनी क्लास में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ना, वही हमने यहाँ लिखा है, क्लोरोप्लास्ट। इसके क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता कौन है? सिम्पर साहब। कौन है दोस्तों? सिम्पर, ठीक है। फिर नामकरण करता कौन है? इरेरा, ठीक है। देखो, मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा दोस्तों, हमारी जो क्लास है, मैं डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? सिम्पर। फिर नामकरण करता कौन है? इरेरा। कहने का मतलब कि खोज तो किसने करी है? सिम्पर साहब ने, और नामकरण मतलब पंडित जी कौन है इसके? इरेरा साहब, ठीक है दोस्तों। और इसके जो बाकी के फैक्ट हैं कुछ यहाँ पर है जो अन्य नाम के रूप में, इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे, और इससे कुछ और 2-4 महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैंने इधर लिख रखे हैं दोस्तों। तो सारे हम 1 to 1 देखने वाले हैं। तो ये हो गया यहाँ तक दोस्तों। अन्य नाम भी हम देख लेते हैं। अन्य नाम इसकी विशेषताओं के आधार पर दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसके अन्य नाम जो है, देखो, इसको सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 7 कोशिकांग जो मैंने लिख रखे हैं, इन सभी 7 कोशिकांगों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है दोस्तों? हरितलवक है, ठीक है। फिर दूसरा, कोशिका का फूड बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये भोजन निर्माण का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। फिर ऑस्ट्रोप सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोशिका को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, उसको भोजन बना के देता है, इसलिए इसको ऑस्ट्रोप सेल बोला जाता है। इसके अलावा भी इसके अन्य नाम है दोस्तों जो हमारे इतने काम के नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों इसकी संरचना, और संरचना से संबंधित जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं यही क्लियर करते चलूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो, पहली बात तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका में, देखो ये दोनों दोहरी झिल्ली में नहीं बना रखी, एक ये रही और दूसरी ये रही। देखो, दोहरी झिल्ली में जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या है? बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। तो ये यहां से तो क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस होता है, तो वो पूछा जा सकता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, आउटर और इनर लेयर के मध्य पेरीप्लास्टिडियल, कौन सा?
पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है दोस्तों, और इसमें मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स भरा रहता है जो इसके काम आने वाली। अब इसके बारे में दो चार फैक्ट हैं दोस्तों जो इतने हमारे क्लास में, देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इतना नहीं आता है, इसलिए मैं दोस्तों उनको लेके नहीं आया हूं। ठीक है, क्लियर। तो आपको तो इतना सा ध्यान रखना कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली इन दोनों के बीच में एक स्पेस खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखते हैं हम दोस्तों, इंपोर्टेंट चीज है इसमें ये सिक्के नुमा जो संरचना नजर आ रही है, एक देखो मैं सिंगल बना के बता दूं, ये वाली इस प्रकार से एक संरचना, ये जो सिक्के नुमा संरचना इसका नाम होता है सिंगल को क्या बोलते हैं? इसको थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? थाइलेकोइड। जब ये एक के ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक जमा हो जाती है दोस्तों, कैसे? वन बाई वन, जैसे मतलब एक सिक्का रखा फिर दूसरा रखा तीसरा रखा चौथा रखा, ऐसे ही खम्भे नुमा संरचना बना लेती। और इस खम्भे नुमा संरचना को ये ऐसे संख्या में लगभग 20 से 40 होती है दोस्तों, ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे पूरी कोशिका में। तो इन खम्भे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेनम। एक खम्भे नुमा संरचना को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। और जब इन सम्मिलित रूप से इन ग्रेनम को सम्मिलित रूप से हम दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रेना। देखो बहुवचन ये लग रहा है जैसे ग्रेनम बहुवचन ये हो, लेकिन बहुवचन नहीं है, ये सिंगल एक खम्भे नुमा संरचना को हम ग्रेनम कहते हैं, और इन सबको सम्मिलित रूप से हम दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रेना। मैं आपको यही एक इंपोर्टेंट फैक्ट जोड़ देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में, वो मैं आपको यहां से बताता हूं। जो ग्रेना भाग है ये ग्रेना, ठीक है, इन सबको मिला के ग्रेना बोला गया है। इस ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन, दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी प्रकाशिका अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, कौन सी? प्रकाशिका अभिक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है दोस्तों? ग्रेना भाग में। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, फिर से दोहराना चाहूंगा, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कौन से भाग में संपन्न होती है? तो दोस्तों वो भाग कौन सा? ग्रेना। अब इसी के साथ मैं इसका अपोजिट वाला भाग भी ले लेता हूं दोस्तों। ये देखो तीसरे नंबर पर, इसमें देखो बाहरी झिल्ली व आंतरिक झिल्ली के बाद तीसरा नंबर का एक द्रव भरा होता है, और इस द्रव का नाम क्या है दोस्तों? पीटिका या स्ट्रोमा। क्या है? पीटिका या स्ट्रोमा। और इस भाग में दोस्तों जो ये भाग है हमारा, इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की या प्रकाशिक अभिक्रिया की डार्क रिएक्शन होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। वेरी इंपोर्टेंट। देखो पीटिका या स्ट्रोमा भाग में तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों? डार्क रिएक्शन, इंग्लिश में बोलूं और हिंदी में बोलूं तो अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इधर देखो ग्रेना भाग में कौन सी हो रही है दोस्तों? लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया। एक और इंपोर्टेंट चीज जोड़ देता हूं दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण होगा, जो पीटिका या स्ट्रोमा भाग है, इसमें प्रकाशिक कौन सी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों? अप्रकाशिक अभिक्रिया। और यह समय पूछा जाता है दोस्तों, समय मतलब कि कब होती है यह अभिक्रिया, कब होती है और यह अभिक्रिया कब होती है। तो मैं आपको एक बता देता हूं, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या आ रहा? अप्रकाशिक, तो प्रकाश कम नहीं होता है, कब नहीं होता दोस्तों? रात्रि के समय। तो ये अभिक्रिया कब होगी दोस्तों? रात्रि के समय। कब होगी? रात्रि के समय। या दूसरा इसका आंसर देना चाहूं दोस्तों, तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंधकार में। क्या हो जाएगा? अंधकार में या प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, देखो दिन में भी अगर मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा तब भी ये रिएक्शन हो सकती है, तो ज्यादा बेटर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश की अनुपस्थिति या अंधकार में। अब इसके जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा ग्रेना भाग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया किस भाग में होती है दोस्तों? ग्रेना भाग में। लाइट रिएक्शन इसमें होती है, और ये कब संपन्न होगी दोस्तों? अगर मान लो ये रात्रि में हो रही तो ये कब हो जाएगी दोस्तों? दिन में या फिर प्रकाश की उपस्थिति में। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहां से, तो आपको ये पक्का याद रखना है। इसके बाद देखो थाइलेकोइड हो गया दोस्तों, फिर इसके बाद ये जो संरचना दिखाई दे रही है, एक सेकंड, इस संरचना को हम कहते हैं क्वांटासोम। इसके बारे में मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम है, इसको प्रकाश संश्लेषण की क्या कहते हैं? यूनिट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की यूनिट। इसको प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसको कहते हैं दोस्तों? क्वांटासोम को। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इसके अंदर ये डॉट डॉट जो करके लिखा है मैंने दोस्तों, पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। और ये भी पूछा जाता है इसमें सर कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो धातु होती है दोस्तों Mg+2, इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो यही जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार भी कौन होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल ही जिम्मेदार होता है, और इसमें एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है Mg+2 दोस्तों। क्लियर? ये हो गया क्वांटासोम। इसको अच्छी तरीके से याद रख लें दोस्तों कि क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की यूनिट कहा जाता है, पक्का। ठीक है,
तो इसके अलावा देखो और क्या है इसमें, देखो डीएनए पाया जाता है, ठीक है, जो कैसा होता है संरचना वृत्ताकार, द्विसूत्री और आयगोनिक, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, 70S, ठीक है। अगर मान लो इसकी इकाइयां पूछे जाए, 70S दो उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है दोस्तों, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती है, 50S और 30S। अब कहोगे सर इनको दोनों को जोड़ करके ये तो 80 हो रहे हैं और आप तो बता रहे हो 70, ठीक है ना। तो हमारे बायोलॉजी में कितने होते हैं दोस्तों, 70 ही होते हैं, ये पक्का ध्यान रखना। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को तब यही बोलता हूँ, ठीक है, हमारी बायोलॉजी अलग है मैथ्स वालों से, ठीक है। 50S और 30S ऐसे ही, मतलब कि एक और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है दोस्तों, 80S। तो उसकी भी उपइकाइयां पूछी जाती है जो मैं अगले बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये पक्का ध्यान रहेगा, राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लगभग हमने हरितलवक को पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पहला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका हमने पढ़ लिया दोस्तों, जो कंप्लीट है। अगर मान लो इसके अलावा भी आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जानने हो तो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा कोशिकांग हो गया, कोशिका फूड बैंक हो गया, ऑस्ट्रोफ सेल हो गया, ये सारे हमने अन्य नाम भी पढ़ लिए दोस्तों। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ ली, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, ठीक है ना। ग्रेना और ये पीटिका या स्ट्रोमा भाग से, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। पीटिका या स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी, जिसको इंग्लिश में डार्क रिएक्शन बोला जाता है। कब होगी दोस्तों, रात्रि में या अंधकार के समय। फिर अपोजिट इसको पढ़ना है डायरेक्ट में, ये ग्रेना भाग है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन होती है, और जो कब होती है दोस्तों, दिन में या प्रकाश की उपस्थिति में। वेरी इंपोर्टेंट चीज, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट है। देखो दूसरा आता है हमारी ट्रिक के अनुसार, हमने कौन सा पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरितलवक पढ़ लिया दोस्तों। दूसरा कौन सा आता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हिंदी में इसको सूत्रकणिका कहा जाता है, इसके अन्य नाम में बायोप्लास्ट, मायोप्लास्ट, किसके नाम दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम है। तो बायोप्लास्ट भी है, मायोप्लास्ट है, सूत्रकणिका है और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ते हैं, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है, ये पक्का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाता है हमारा, कौन सा दोहरी झिल्ली युक्त है, कौन सा सिंगल झिल्ली युक्त है और कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा कौन सा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन कहां से आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है, कॉलिकर। कौन है, पक्का ध्यान रखना, कॉलिकर कौन है, इसके खोजकर्ता। लेकिन इनके वास्तविक खोजकर्ता कौन है, वास्तविक खोजकर्ता अल्टमान व फ्लेमिंग। दोस्तों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि खोजकर्ता और वास्तविक खोजकर्ता में अंतर क्या है। तो आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि खोजकर्ता में और वास्तविक खोजकर्ता में अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी से जोड़ता हूं और आपको ये समझ में आ जाएगा। वास्तविक खोजकर्ता का मतलब और खोजकर्ता का मतलब क्या होता है। देखो मैं एक कहानी सुनाता हूं, उसमें क्या होता है कि कोई भूतिया बंगला है, ठीक है, मतलब कि कोई सुनसान जगह है और वहां पर मतलब कि सपोज दैट मैं गया, ठीक है, और मैंने जाकर के वहां गया, जब मैं अंदर प्रवेश किया तो एकदम से कोई जो चीज थी, कोई भी हो सकता है भूत चुड़ैल कुछ भी, ठीक है ना, एकदम सर से निकल गई। अब मुझे ये पता नहीं है वो कौन है, मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैं गया, मैंने देखा, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया। मैं वापस आया, मैंने मेरे दोस्तों को बताया, ठीक है, कि यार मैं उस जगह पर गया था और वहां जाकर के मैंने कुछ ऐसा ऐसा देखा। तो मैंने अब उसको डिफाइन नहीं किया, बताया नहीं है क्या चीज है, क्या है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ इतना सा बताया कि मैंने कुछ देखा, ठीक है। तो यही काम किसने किया, कॉलिकर साहब ने, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो अल्टमान व फ्लेमिंग साहब थे, तो उस कहानी को हम दोबारा देखो क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं गया, मैंने जाकर के देखा तो मुझे सिर्फ कितना पता लगा कि यहाँ पर कोई था, इतना सा। लेकिन जब दूसरी बार कौन गए, जैसे कि मेरे दोस्त गए, ठीक है, तो वो दोस्त कौन होंगे, अल्टमान में फ्लेमिंग साहब, ये गए। जब इन्होंने जाकर के वहां देखा कि जो मैंने बताया था कि यहाँ से सर से कोई निकल के गया, उसको इन्होंने पहचाना, नाम दिया। ये सारा काम करने वाले कौन है, अल्टमान में फ्लेमिंग। तो वास्तविक खोजकर्ता और खोजकर्ता में इतना सा ही अंतर है, इन्होंने सिर्फ देखा और अल्टमान में फ्लेमिंग साहब ने इसको कंप्लीट रूप से बताया। इसलिए वास्तविक खोजकर्ता किसको कहा जाता है दोस्तों, अल्टमान में फ्लेमिंग साहब को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है इनका नामकरण करता पंडित जी कौन है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन है दोस्तों, सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी बेंडा ने। इसके अलावा मतलब कि इनके अलग और नाम आते हैं दोस्तों, अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए, वो अपने इतने लेवल का नहीं है, इसलिए मैं आपको उनको नहीं दोहराना चाहूंगा। तो क्लियर दोस्तों, नामकरण करता मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन है, सी बेंडा, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर के आधार पर इसके अन्य नाम होते हैं दोस्तों, तो वो अन्य नाम देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। अन्य नाम है इसका, देखो कोशिका का श्वसन अंग। श्वसन अंग क्यों है, क्योंकि ये श्वसन संबंधित कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल कहा जाता है किसको, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है दोस्तों। चौथा नाम
कोशिका की भट्टी कहा जाता है। ये सारे इसके कैरेक्टर के आधार पर दिए गए नाम है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखो, हमने इसके अन्य नाम पढ़ ली, अन्य नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। कोशिका कि कौन से कोशिकाओं को अर्धस्वायत्त कोशिकाओं, कोशिका की भट्टी या पावर ऑफ सेल कहा जाता है, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है और ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है, ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अंतर कहां आता है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इसकी जो बाहरी झिल्ली है ये तो इसी की तरह कैसी है, प्लेन है, सपाट है, ये देखो इसी की तरह, ठीक है। लेकिन इसकी जो इनर झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है दोस्तों, वो देखो, ये देखो कुछ कुछ जगह पर इसमें उभरे हुए ये देखो उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, ये देखो दोस्तों ये वाले, ठीक है। मैं आपको रेड पेंसिल को शो कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये तो दोनों की दोनों झिल्ली कैसी है दोस्तों, दोनों की दोनों सपाट है। लेकिन इसमें देखना आप गौर करके कि इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, कौन सी दोस्तों, आंतरिक झिल्ली, इसमें ये प्रवाह, ये उभरे हुए उभार पाए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टी कहा जाता है। इसका भी नाम बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि उभरी हुई संरचना क्या कहलाती है, वो क्या है, क्रिस्टी। अब इसी भाग पर, इस क्रिस्टी भाग पर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और इन कण का क्या नाम है दोस्तों, F1 कण या ऑक्सीसोम कण, F0 कण भी इनको कहा जाता है। ये किसका काम करते हैं, ईटीएस का काम करते हैं। ईटीएस चक्र को प्रारंभ करने का काम कौन करेंगे, F1 कण या ऑक्सीसोम करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी क्या पाया जाता है, डीएनए, जो कैसा हुआ, वृत्ताकार द्विसूत्री, इसका नाम एमडीएनए होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी राइबोसोम होता है, ठीक है, ये भी इसकी तरह हुआ। अब दूसरा क्या आता है, इसका अधात्रीय मैट्रिक्स, इसमें यहाँ पर भरा होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं इस अधात्रीय मैट्रिक्स भाग में, ठीक है दोस्तों। हम जब थ्योरेटिकल में पढ़ाता हूं ना, तब ये सारी चीजें लिखाता हूं बच्चों को, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके भी देखो, ये वाला भाग बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ था, ठीक है, पेरीप्लास्टिक स्पेस। तो देखो इसमें प्लास्टिड बढ़ रहा है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के कारण इसमें कौन सा आ जाता है दोस्तों, पेरोमाइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। देखो ये रहा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इन दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, बाहरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली के स्पेस को कहा जाता है दोस्तों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है दोस्तों। लगभग हम माइटोकॉन्ड्रिया की इंपोर्टेंट जितने फैक्ट है वो पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपको इधर लिख के लाया हूं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं हम हरित लवक के जो इंपोर्टेंट बाकी बचे हुए फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों हरित लवक को बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। इसका रीजन क्या, क्योंकि अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में ये अलग अलग आकार का पाया जाता है, इसलिए इसको बहुरूपीय कोशिकांग कहते हैं। देखो मैं लिख के बता देता हूं। देखो उच्च पादपों में जो हरित लवक है इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, डिस्क नुमा या गोलाकार या अंडाकार। कैसी होगी दोस्तों, उच्च पादपों में डिस्क नुमा, गोलाकार या अंडाकार। इसके बाद आता है यूलोथ्रिक्स। क्या आता है दोस्तों, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इस यूलोथ्रिक्स में इसकी आकृति, हरित लवक की आकृति कैसी होती है दोस्तों, मेघलाकार, ठीक है ना, ग्रेडियल शेप, ठीक है। कैसी होती है दोस्तों, यूलोथ्रिक्स में हरित लवक की आकृति मेघलाकार होती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये जीवाणु में, इसमें कैसी होती है दोस्तों, किसकी, हरित लवक की आकृति प्याले नुमा। कैसी होती है दोस्तों, प्याले नुमा, ठीक है। आपने पढ़ा हो प्याले नुमा एक और संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम किडनी की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है उसमें पढ़ते हैं प्याले नुमा संरचना। आप इसको कमेंट करके जरूर बताना क्या होती है, किसको नाम दिया जाता है अभी प्याले नुमा। मैं अभी बता दूं नाम कहाँ आएगा, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का, तो आप जरूर बताना दोस्तों। अगला आता है जिग्नीमा, इसको ये शैवाल है दोस्तों, जिग्नीमा क्या है, शैवाल। तो ये संरचना में कैसा होता है, इसका जो हरित लवक होगा दोस्तों तारेनुमा, स्टार्स है, ठीक है। फिर आता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, इसमें हरित लवक का आकार कैसा होगा दोस्तों, सर्पिलाकार, ठीक है दोस्तों, कैसा होगा, सर्पिलाकार, क्लियर दोस्तों। देखो मैंने एक बार और दोहराता हूं इनको फास्टली। हरित लवक को बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग जो ये शैवाल से पादप है इनमें क्या है, अलग अलग आकृति का संरचना का पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उच्च पादपों में कैसा होगा, डिस्कनुमा या गोलाकार या अंडाकार। यूलोथ्रिक्स में कैसा होगा, मेघलाकार। क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा, प्यालेनुमा। जिग्नीमा में तारेनुमा, ये शैवाल से, ठीक है। स्पाइरोगायरा इसमें कैसा होगा, सर्पिलाकार। ये सारे के सारे हरित लवक के क्या है, आकार है, संरचना है, ठीक है दोस्तों, जो अलग अलग इनमें अलग अलग आकार में पाया जा रहा है। कौन, हरित लवक, जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं, देखो हम माइटोकॉन्ड्रिया के इंपोर्टेंट फैक्ट
जो माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? देखो क्लोरोप्लास्ट, अगर मान लो हम जंतु सेल्स में और पादप सेल्स में अंतर करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है, स्वाभाविक सी बात है, जंतु सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? ठीक है, अगर मान लो पाया जाता, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैं बार बार ये बोलता हूं, अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट होता, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता, हरित लवक, ईटीसी सारे होते, तो हम भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते और अपना भोजन स्वयं बनाते, और हमारे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो भी किसकी तरह हो जाती, पौधों की तरह। तो मतलब हम भी किसी पर क्या नहीं रहते, निर्भर नहीं रहते, और हम भी क्या हो जाते दोस्तों, आत्मनिर्भर। और हमारे घर वाले भी हमें क्या नहीं बोल पाते, निकम्मे, नाकारे। क्यों? क्योंकि हम उनकी बड़े बड़े रोटियां तो नहीं तोड़ते। कहते हैं ना घर वाले, तो बड़े बड़े रोटियां तोड़ रहा है, तो सब इसकी देन है। अगर मान लो ये होता, तो हम भी हमारा भोजन स्वयं बना सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये नहीं होता। तो मैंने क्या कहा था, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग, सातों कोशिकांगों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है दोस्तों? हरित लवक। लेकिन अगर मान लो जंतु सेल सारा, जंतु सेल में तो हरित लवक होगा ही नहीं, तो जंतु सेल का फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जंतु सेल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो, इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं बता देता हूं आपको। माइक्रोस्टेरियास ये और क्लोराफुस्का, ये सेवाल्स के नाम है दोस्तों। माइक्रोस्टेरियास व क्लोराफुस्का, ये जो सेवाल्स में, देखो मैं आपको एक चीज दोहराना चाहूंगा, सामान्यतः किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1000 से 1600। कितनी होती है दोस्तों? 1000 से 1600। सामान्यतः किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 1000 से 1600। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है ये जो मैं लेके आया हूं? क्योंकि इनसे हटके है, उसी चीज को तो जो हटके होता है, ठीक है, उसका ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों एग्जाम में। तो माइक्रोस्टेरियास व क्लोराफुस्का, ये सेवाल्स है, इनमें केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कितनी संख्या में? एक। सामान्यतः कितनी होती है दोस्तों? 1000 से 1600 सामान्यतः होती है। ठीक है, फिर एक और है चियोस। ठीक है, चियोस एक अमीबा सेल है दोस्तों। चियोस एक अमीबा सेल है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 लाख तक। ठीक है, चियोस एक अमीबा सेल है दोस्तों, और इसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। देखो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सामान्यतः 1000 से 1600, लेकिन इसमें कितनी होती है दोस्तों? 5 लाख। ठीक है, देखो अब इसकी जो अनुपस्थिति है, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है दोस्तों, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का अंतर पढ़ते हैं ना दोस्तों, तब इनको मैं लिखाता हूं, और जब हम जंतु सेल और पादप सेल का अंतर पढ़ते हैं, तब मैं इन दोनों के बारे में भी लिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि जंतु सेल्स में ये नहीं होगा, ये पाया जाएगा, इसलिए ये हम अंतर में डिफरेंट में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो अंतर तो नहीं लिखाने वाला हूं, लेकिन मैं यही क्लियर करते चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखो अनुपस्थिति किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। और मैंने क्या कहा, इसको क्या कहते हैं? श्वसन अंग। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जा रही है, तो वो भी तो श्वसन करेंगे, लेकिन श्वसन अंग तो है ही नहीं उनके पास, तो उनके लिए भगवान ने कोई ना कोई दूसरी चीज दी होगी। सीधी सी बात है, हमारे पास श्वसन अंग क्या? फेफड़े, तो हम भी तो श्वसन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण इनके पास एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको दोस्तों मीसोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी अनुपस्थिति होती है, तो इसमें एक संरचना पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम क्या? मीसोसोम। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होने के कारण उनमें श्वसन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करेगा? मीसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको बढ़िया तरीके से याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, कैसा? माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी एक संरचना पाई जाती है। देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगी वैसे ही कौन करेगा? मीसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण उसको समकक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि ये भी इसके जैसा काम करेगा। कहने का तात्पर्य ये भी श्वसन का कार्य करेगा। तो मीसोसोम संरचना क्या करेगी दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन का कार्य करेगी दोस्तों। तो लगभग दोस्तों मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँ, अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 सवा 2 का टाइम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जब मैं ये क्लास शूट कर रहा हूँ, मैं ये बातें दोहराना नहीं चाहता, फिर इसलिए दोहरा दोस्तों ताकि आपको भी हमारी मेहनत का थोड़ी बहुत पता लग सके। मैं बिल्कुल इस रूम में अकेला हूं, और मैं अभी आपको इस वीडियो को पॉज करके इसको कट करके अपलोड करूंगा सुबह तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लो दोस्तों मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।